हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम अपने प्रीवियस वीडियो में 2018 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 41 तक कंप्लीट कर लिया था। क्लियर? तो आज हम 42 से स्टार्ट करेंगे। देखो, द इनर सरफेस ऑफ अ बाउल इज रिप्रेजेंटेड एज अ दिस। ठीक है, एक बाउल है और उस बॉल का जो इनर सरफेस है उसको हम इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द Lagrangian फॉर अ पार्टिकल ऑफ अ मास m मूविंग इनसाइड अ बॉल। मतलब हमें एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और वो क्या कर रहा है, उस बॉल के अंदर मूव कर रहा है। एक सेकेंड, आपको दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। तो बॉल के अंदर मूव कर रहा है। तो हमको क्या करना है, हमें उस पार्टिकल का लैग्रेंजियन फाइंड करना है। मतलब ये हमारा एक इस टाइप का बोल है, आपने देखा होगा, बोल मतलब कटोरी। तो कटोरी तो आपने देखा होगा इस टाइप का रहता है, और एक पार्टिकल है जो इसमें मूव कर रहा है ऐसे। थोड़ा सा मैं इसको ठीक से बना देती हूँ। ये हमारा पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें इसका लैग्रेंजियन निकालना है। तो कभी भी हम लैग्रेंजियन की बात करते हैं तो यानी हम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। मतलब अगर हम लैग्रेंजियन निकालने की बात कर रहे हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी निकालने की हम बात कर रहे हैं। क्लियर? तो देखो, तो सबसे पहले इन अच्छा देखो, ये एक बॉल है तो इसमें क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये जो बोल है, अगर मान लो कि कोई अगर ऐसा एक मतलब बोल इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसका क्या होगा, रेडियस होगा। प्लस मान लो कि पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, और फिर पार्टिकल यहाँ गया तो इसका क्या है, थीटा है। क्लियर? यानी कि आर भी है, थीटा भी है। अब देखो ये मतलब जैसे सोचो कि यहाँ पे मैंने ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे देखो हमें एक जेड एक्सिस भी मिल रहा है। यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट है इसमें हमें आर भी है, थीटा भी है एंड जेड कोऑर्डिनेट है। तो आर, थीटा एंड जेड किस उसमें आते हैं, मतलब आप इसे थीटा की जगह, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है उसमें फाई है तो आप इसे फाई भी बोल सकते हो। तो इस वाले जब हम आर हमारे पास रहेगा, थीटा हमारे पास, सॉरी फाई और थीटा हमारे पास रहेगा और जेड रहेगा, तो फिर हम कौन सा कोऑर्डिनेट में उस चीज़ को डील करेंगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। ठीक है, जो हमारा कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स वाई जेड होता है, पोलर में आर थीटा होता है, सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड होता है, एंड स्फेरिकल में आर थीटा फाई होता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास आर थीटा जेड है या आर फाई जेड है, तो इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में इसको हम डील करेंगे। क्लियर? तो देखो, काइनेटिक एनर्जी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट कितना होता है, आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको पढ़ा होगा, हाफ एम आर डॉट थीटा आर स्क्वायर थीटा डॉट फाई प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे इसको अगर डिराइव करने लगूँ कि ये कहाँ से आया तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप ये चीज़ यहाँ पे याद रखो, बाद में जब कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इसको पढ़ा देंगे कि ये कैसे ये आता है। क्लियर? तो इस और वैसे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि पोलर कोऑर्डिनेट में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, इन सब में मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है ये आप याद कर लो तो आपके लिए न्यूमेरिकल सॉल्व करना और मतलब बहुत इजी, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब टाइम सेविंग हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अब एग्ज़ाम में अगर मान लो कि ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में जैसे ये आया है, अगर हमें ये नहीं पता है तो हमें तो ये ही फाइंड करने में 1 घंटा, मतलब टाइम बहुत ज़्यादा, 1 घंटा लग जाएगा, है ना? तो अगर और हमें ये पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई इस पार्टिकल की, हाफ एम आर डॉट स्क्वायर आर स्क्वायर थी फाइव डॉट प्लस जेड डॉट। क्लियर? अब देखो जेड इज इक्वल्स टू हमें कितना दिया हुआ है, के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे तो हम आर थीटा फाई की, आर
फाई थीटा जेड इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है कार्टेशियन में। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम आर के फॉर्म मतलब आर थीटा इन सब चीज़ों के फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखो x इज इक्वल्स टू क्या होता है आर कॉस थीटा, और y इज इक्वल्स टू क्या होता है आर साइन थीटा। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा 1 हो गया, यानी कि आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के आर स्क्वायर अपॉन 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें आर थीटा फाई और जेड के फॉर्म में बात करना है, इसीलिए। ठीक है, तो इसको हम कार्टेशियन से क्या करेंगे, मतलब एक्स वाई से आर में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है, ये तो हो गया। अब देखते हैं कि हम, तो देखो अब देखो यहाँ पे आर डॉट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर स्क्वायर फाई डॉट है, जेड की वैल्यू हमारे पास दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जेड डॉट निकाल लेंगे। तो जेड डॉट कितना हो जाएगा के 2 आर थी डॉट डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा के आर डॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट प्लस जेड की जगह के आर डॉट का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जगह हाफ एम आर डॉट आर स्क्वायर फाई डॉट प्लस के स्क्वायर आर डॉट का स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, मतलब आर डॉट है और यहाँ भी आर डॉट है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ एम 1 प्लस के स्क्वायर आर डॉट प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट का स्क्वायर। क्लियर, तो यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब देखो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है mg/z, यही होती है ना पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम z की वैल्यू पुट करेंगे, तो mg/z इज इक्वल्स टू कितना आ गया है हमारा के आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, लैग्रेंजियन कितना हो गया L इज इक्वल्स टू टी माइनस वी, यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जाएगा हाफ एम 1 प्लस के स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर माइनस m/2 जी के आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कोई डॉट नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ है, तो हम m/हाफ कॉमन ले सकते हैं। m/हाफ कॉमन ले लिया, तो ये बचेगा 1 प्लस के स्क्वायर आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट माइनस, क्योंकि हम माइनस है, माइनस जी के आर स्क्वायर। क्लियर, तो ये हमारा हो गया लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ बॉल। क्लियर, लैग्रेंजियन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ बॉल का ये काइनेटिक लैग्रेंजियन हमारे पास निकल के आया है। देखो यहाँ पे ये हाफ है, ऑप्शन में पॉइंट हाफ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि मतलब ये हाफ का मतलब तो 0.5 ही होता है, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो इसलिए इसको मैं कन्वर्ट नहीं कर रही हूँ। आप इसे मना मतलब पता तो है ना कि हाफ है तो यानी 0.5। अब देखो, अब ऑप्शन में हमें देखना है, तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर ए तो 0.5 है, 1 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर है प्लस आर स्क्वायर फाई डॉट है, जी के आर स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्शन देखो नहीं, इसमें फाई वाला कोई टर्म ही नहीं है, यहाँ पे एक साइन थीटा आया, ये भी नहीं है। ये देखो यहाँ पे 2g के स्क्वायर, नहीं 2 नहीं, वो एक ही मतलब g स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। क्लियर हुआ ये आपको क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? कुछ नहीं था, सिंपल है, बस अगर ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू पता है ना, तो आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा फिर। ओके, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन। हमारे पास एक टाइम डिपेंडेंट लैग्रेंजियन की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन ये चीज क्या होती है, तो दैट इज एल डी डी टी डेल एल बाई डेल। अब जैसे यहाँ पे x है तो हम यहाँ पे ये x डॉट लेंगे, ठीक है, क्योंकि x के बारे में बात कर रहे हैं, माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, एल हमारे पास दिया हुआ है कितना, एल इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 80 हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस वी एक्स। तो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट करो तो दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई 80 हाफ है, ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, एम एक्स डॉट, और वी एक्स तो है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल्स टू ई 80 एम एक्स डॉट। डेल एल बाई डेल एक्स करो, डेल एल बाई डेल एक्स करो तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ई 80 माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। क्यों, क्योंकि v जो है वो लिखा हुआ है कि x का मतलब कंपोनेंट है, तो इसीलिए v जो है वो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। क्लियर, अब मैं इसको ना ऊपर कर देती हूँ, प्लस स्पेस है तो यहाँ पे कर देती हूँ। तो हमारे पास डेल एल बाई डेल एक्स डॉट की वैल्यू आ गई, डेल एल बाई डेल एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, इन दोनों को इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो डी डी टी ऑफ, एक सेकेंड लेट मी चेक, हाँ ठीक है, डी डी टी ऑफ ये वाला इक्वेशन, तो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट हमारे पास कितना आया है, ई ए टी एम एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स, तो डेल एल बाई डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, ई ए टी माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। क्लियर, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो ये ई जो है वो टी का मतलब फंक्शन है, जो एक्सपोनेंशियल है वो टी का फंक्शन है, और ये एम एक्स डॉट है, मतलब ये क्या है, एक्स डॉट का मतलब क्या हो गया, डी एक्स बाई डी टी है। तो इन दोनों का एक मतलब यहाँ पे ये जब हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो u इंटू वी वाला डेरिवेटिव जो होता है वो लगेगा। ठीक है, तो पहले u देखो, तो ये जगह e का पावर 80 एम एक्स डॉट प्लस e का पावर 80 एम एक्स डबल डॉट। क्लियर, ये क्यों हुआ पता चला, क्योंकि ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो ये u और v होता है ना, जैसे कि u डी वी प्लस v डी यू, वह इसलिए ऐसा लिया मैंने, प्लस ई ए टी डेल वी वाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। क्लियर हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे e का a है, ये भी है, ये भी है, तो इनमें से हम ई ए टी कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, ए एम एक्स डबल डॉट प्लस एम एक्स डॉट, ये डबल डॉट नहीं हो, अच्छा हाँ, ये एक्स एक ही सिंगल डॉट है ये, और ये हो जाएगा आपका डबल डॉट प्लस डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि इसको अगर हम इधर लेके चले जाएं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स डबल डॉट प्लस ए एम एक्स डॉट प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे ये नॉट इक्वल्स नहीं है, इक्वल्स टू 0 है। ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है, तो ये तो नहीं है क्योंकि इसमें एक्स डॉट वाली बात ही नहीं है, यहाँ माइनस तो है नहीं, ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस आ रहा है, ये माइनस लिखा नहीं, ये देखो एम एक्स डॉट डॉट, हाँ ये इसका ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट है,
समझ में आया? कुछ नहीं, बस इक्वेशन ऑफ मोशन हमें निकालना था। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसमें हमने यहाँ पे लिखा, फिर उसमें डेल एल बाई डेल एक्स डॉट की वैल्यू निकाली, डेल एल बाई डेल एक्स की वैल्यू निकाली, उसको हमने पुट किया, वहां से हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है। ए प्लैनेट हैविंग अ मास, ये क्वेश्चन ठीक है। देखो, अ प्लैनेट मूविंग a planet having mass m moves in the gravitational field of sun. ठीक है? Mass of sun is capital M. If the semi major and semi minor axis of the orbit are A and B respectively, the angular momentum of the planet is, इसमें बोल रहा है कि देखो इसमें बोल रहा है देखो कि ये सन के ग्रेविटेशन में, सन के तो सारे प्लैनेट्स तो सन के ग्रेविटेशन में ही मूव करते हैं, तो ये एक प्लैनेट है जो सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहा है। ठीक है? ये हमारा मान लो यहाँ पे सन है। ठीक है? थोड़ा सा और इसको इधर बनाने दो, ये इस यहाँ पे हमारा सन है। क्लियर? इसका सेमी माइनर एक्सिस कितना बोल रहा है, मान लो कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बोल रहा है ए, और सेमी मेजर एक्सिस बोल रहा है, मान लो प्लैनेट यहाँ है, सॉरी सन बड़ा होना चाहिए ना प्लैनेट से। ये हमारा सन है, ये हमारा प्लैनेट है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है। यहाँ ये वाला जो एक्सिस है सेमी मेजर एक्सिस, मेजर मतलब जो डिस्टेंस दूर का है, वो उसको हम बोलेंगे कि इसका कितना सेमी मेजर, कितना सेमी मेजर ए है, ए है। ठीक है? और माइनर एक्सिस जो है वो ये वाला, ये कितना है, बी है। क्लियर? अब हमें बताना है इसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। तो देखो, जैसा आपको पता है कि मान लो ये सन है और ये हमारा प्लैनेट है, कोई भी प्लैनेट, मान लो कि अर्थ है, व्हाटएवर, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स काम करता है जिसके वजह से ये रिवॉल्व करता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, वो कोई भी मतलब एक्स्ट्रा टॉर्क मतलब प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी भी मतलब एक्स्ट्रा जो टॉर्क है या चीज़ें, तो ये वो प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है? एक्सटर्नल टॉर्क इस टाइप की चीज़ें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी क्रिएट नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होने का क्या मतलब है? आपने कैपलर्स में पढ़ा होगा कि स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें कैसे होती हैं? तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का यहाँ मतलब है कि कैपलर सेकेंड लॉ के से ये मतलब है कि देखो, जब ये सन से दूर होगा, जब ये प्लैनेट जो है वो सन से दूर डिस्टेंस पे होगा, मतलब मान लो कि प्लैनेट जब यहाँ है तो ये स्लो मूव करेगा। क्लियर? और जब ये प्लैनेट यहाँ है, ठीक है, तब ये प्लैनेट क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा। क्लियर? यही है कैपलर्स सेकेंड लॉ। ठीक है? सेकेंड लॉ में क्या है कि जो कैपलर सेकेंड लॉ है उसमें वो बोलते हैं स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप ये बोल सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहता है। तो वो क्या करता है कि जब प्लैनेट जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या होती है, डिस्टेंस पे चेंज करती है। डिस्टेंस पे मतलब कि जैसे मान लो कि उसका स्पीड चेंज हो रहा है, किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है उसका स्पीड का चेंज, कि प्लैनेट से सन का डिस्टेंस कितना है। क्लियर? जैसे कि सन जो है वो जो प्लैनेट है वो फास्ट मूव करेगा कब, जब वो पेरिहीलियन पे होगा, और स्लो मूव करेगा जब वो एपीहीलियन पे होगा। ये पॉइंट को हम बोलते हैं इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एपीहीलियन,
और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं, जो नियर होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिहेलियम। ठीक है, तो अगर नजदीक वाले पॉइंट, मतलब जो नजदीक है, ठीक है, वहां पे फास्ट मूव करेगा, और जो मतलब फर्दर है, मतलब जो दूर है, वहां पे क्या करेगा, स्लो मूव करेगा। तो यहाँ पे मतलब इसका टोटल ये मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, वो कंजर्व्ड होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी एक्सटर्नल टॉर्क को प्रोड्यूस नहीं करता। तो हम जैसे बोलते हैं कि L इक्वल्स टू एम वी आर, और मैंने बोल दिया कि यहाँ पे आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो क्या हो जाएगा, एम वी वन ए इज इक्वल्स टू एम वी टू बी, क्योंकि L इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी आर होता है। आर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस आर इक्वल्स टू ए होगा जब वो यहाँ होगा, और बी होगा जब वो यहाँ होगा। ठीक है, और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, क्योंकि दूर है तो वेलोसिटी कम है, नज़दीक है तो वेलोसिटी ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने वेलोसिटी को v1 एंड v2 ले लिया है, और मास तो प्लेनेट का ही है, क्योंकि सन तो हम, मतलब सन भी ऐसे मूविंग है, लेकिन हम यहाँ पे तो कंसिडर करते हैं कि सन फिक्स्ड है और प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उस हिसाब से जो मास तो सेम है। ठीक है, तो ये किस चीज से लिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम जो कि कंजर्व है, तो m1v1a इक्वल्स टू m v2b। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 1। m से m कैंसिल हो गया, v1a इज इक्वल्स टू v2b। ठीक है, ये आप याद, मतलब इसको आगे हम काम में लगाएंगे। अब देखो कि एनर्जी कंजर्वेशन तो रहता है, ठीक है, कोई भी सिस्टम है तो टोटल एनर्जी तो ऑलवेज कंजर्व्ड रहती है। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है, कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन से यहाँ का एनर्जी, टोटल एनर्जी, और यहाँ का टोटल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। कोई भी सिस्टम में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड ही रहती है, तो इसीलिए ये वाले पॉइंट का टोटल एनर्जी और ये वाले पॉइंट का टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होगा। तो यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एंड यहाँ का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो, हाफ कैपिटल एम एम आर, आर ए आप बोल सकते हो कि पॉइंट ए की हम जब बात कर रहे हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी कहाँ, ए पॉइंट का, मतलब ए वाले पॉइंट का जब हम बात कर रहे हैं, इज इक्वल्स टू हाफ एम कैपिटल एम आर बी प्लस हाफ एम बी, बी का स्क्वायर। बी का हमने क्यों लिया है, ये हम पॉइंट बी की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, दोनों जगह टोटल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व्ड हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। पीछे स्पेस है क्या, ठीक है, दिख रहा आपको? तो देखो, ये हो जाएगा हाफ एम कैपिटल एम आर ए, आर बी इधर था ना और वो माइनस में था, तो हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस जी कैपिटल एम आर बी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जी, अच्छा ये क्या है, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपको पता है ना, तो ये वहाँ से ये लिया है मैंने, और काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम में होता ही है। यहाँ से हम जी कैपिटल एम स्मॉल एम को कॉमन ले ले, तो ये हो जाएगा 1/RB माइनस 1/RA इज इक्वल्स टू हाफ, स्मॉल एम कैपिटल ले लिया, बाहर ले लिया, हाफ ले लिया, तो बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो, ये स्मॉल एम से ये स्मॉल एम हमारा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 2 हम यहाँ भेज देंगे, तो ये देखो हो जाएगा 2G कैपिटल एम
1/RB माइनस 1/RA इज इक्वल्स टू V²B माइनस VA²। अब हमें क्या, अब देखो एक चीज क्वेश्चन में कि हमारे पास यहाँ VB है, VA है, क्लियर है। तो अगर हम यहाँ से VA की वैल्यू यानी कि V1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, ठीक है, तो हमने यहाँ पे निकाला था, देखो V1A इज इक्वल्स टू V2B, पिछले वाले में निकाला था। तो ये VA का मतलब कि A वाले पार्ट का वेलोसिटी यानी कि V1 की वैल्यू, और V2 का मतलब B पार्ट वाले। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि जैसे ये VA है, तो हम अगर हमें VA की वैल्यू निकालनी है तो हम BV को चेंज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। यहाँ से हम मतलब हम इन दोनों को, जैसे ये B है और ये हमारे पास A है, तो इन दोनों में से हम किसी एक को तो कन्वर्ट कर सके, एक के फॉर्म में ला सकते हैं। तो मान लो कि हम यहाँ पे V1 को कन्वर्ट करें, V1 यानी कि VA, तो ये माइनस में है ना, V2 में लाते हैं। तो V2 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V1 A बाई B, यानी कि VA बाई B। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो B2 है तो V1² A² बाई B² माइनस VA², ठीक है। ये VA रखो, VA हमने VA² कॉमन ले लिया, A² माइनस B² अपॉन B², ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2G RA माइनस RB डिवाइडेड बाई RA इंटू R, ठीक है। अब देखो कि ये RA है, RA का मतलब क्या है कि A मतलब मेजर एक्सिस पे जो रेडियस है वो, ठीक है। अच्छा ये तो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, तो हम एक काम करते हैं, RA की जगह हम डायरेक्ट A ले लेते हैं, ठीक है, और RB के जगह हम डायरेक्ट B ले लेते हैं, ताकि हमें मतलब ये मेजर एक्सिस का रेडियस, ये माइनर एक्सिस का रेडियस, इसलिए मैंने RA RB लिया था। लेकिन इस तरह से आगे प्रॉब्लम में कंफ्यूजन हो रही है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट A ले लेते हैं और इसको हम डायरेक्ट B ले लेते हैं। RB RA लिखने से बाकी आगे कंफ्यूजन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको A और इसको हम डायरेक्ट B, ये B A B A, देखो 2GM है ना, A माइनस B डिवाइडेड बाई A इंटू B, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, VA² माइनस B² बाई B², ठीक है। तो 2GM A माइनस B AB, और ये कितना हो गया हमारा VA²। अच्छा देखो ये A² माइनस B² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, A माइनस B A प्लस B लिख सकते हैं ना इसको हम, हाँ। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि A प्लस B A माइनस B डिवाइडेड बाई B²। एक B से ये B कैंसिल होगा, A माइनस B से A माइनस B कैंसिल होगा, तो ये कितना हो गया 2GM, और इस A को हम इधर भेज देंगे, 2GM इक्वल्स टू VA² A बाई B, क्योंकि A की B कैंसिल हुआ है तो B A प्लस B, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2GM B बाई A प्लस B रूट इक्वल्स टू VA, मतलब वेलोसिटी एट A, ये निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल्स टू कितना होता है, mv/r, ठीक है, R। तो यहाँ पे हमें प्लैनेट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो mv/r, R की जगह पे हम A ले लेते हैं कि मानना हमने माना कि पॉइंट A पर, जो पॉइंट A है मतलब मेजर एक्सिस पे हमारा प्लैनेट है, तो इसलिए मैंने A ले लिया। तो M A और V के जगह पे क्या आ जाएगा, ये पॉइंट, क्योंकि हमने A की वेलोसिटी निकाली है। अगर हम यहाँ पे B की वेलोसिटी निकालते, मतलब हम B निकालते, तो हम
एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे निकालते, पॉइंट बी पे, लेकिन हमने वेलोसिटी ए पे निकाली है, मतलब पॉइंट मेजर एक्सिस पे, मतलब हमने वेलोसिटी को यहाँ इस वाले पॉइंट पे, देखो यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे कैलकुलेट किया है, इसीलिए हम एंगुलर मोमेंटम भी इसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस वाले, जब मैंने बताया था कि जब फार रहेगा तो उसकी वेलोसिटी स्लो रहेगी, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये मैंने कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो यहीं का ना एंगुलर मोमेंटम निकालूंगी। अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी जब नज़दीक रहेगा तो वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, मतलब फास्ट मूव करेगा, तो यहाँ का अगर हम वेलोसिटी निकालते हैं तभी तो हम इस वाले पॉइंट का एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। तो जो कि मैंने यहाँ का वेलोसिटी निकाला है, हाँ, इसीलिए मैं यहाँ से उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल रही हूँ। और आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ से निकाल रहे हैं या यहाँ से निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है, तो वो हर जगह सेम ही रहेगा। क्लियर है? वेलोसिटी एट ए, तो वेलोसिटी एट ए कितना हो गया, √2gm_b a प्लस बी। अब देखो ये a है, ये m है, ये a है, ये अंदर अगर मैं इसको रूट के अंदर लेके जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, 2gm, ये रूट के अंदर जाएगा तो ये m² हो जाएगा, ये जाएगा तो ये a² हो जाएगा, ये b अपॉन a प्लस बी। इससे एक ये कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 2gm_m² ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, 2gm_m² ab a प्लस बी का रूट, हाफ लिखा है तो यानी कि रूट, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो दैट इज देखो यहाँ पे तो स्क्वायर आ गया तो ये तो नहीं होगा, यहाँ पे ए बी 2gm_m² ab a, ये तो सही है, यही तो हमारा आया है। यहाँ पे देखो स्क्वायर, ये नहीं होगा, यहाँ पे m का स्क्वायर नहीं है तो ये भी नहीं होगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये क्लियर हुआ आपको? कैसे निकाला मैंने? कुछ नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाला, वहाँ से ये सोल्यूशन मतलब इक्वेशन निकाल लिया, फिर मैंने टोटल एनर्जी को कंजर्व करके, मतलब जो मैंने नहीं किया, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है उसको मैंने यूज़ करके वेलोसिटी निकाल लिया। आप किसी भी पॉइंट, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप पॉइंट बी पर वेलोसिटी वी बी निकाल लो और वहाँ से आप देख सकते हो। ये एक वी ए रख लो, इसको बी बी कर दो, वी ए, ठीक है। वहाँ से वी ए या वी वी की वैल्यू निकाल करके फिर वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर जो होता है उससे मैंने यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? ना अब क्वेश्चन नंबर आता है 45। क्वेश्चन नंबर 45, फॉर E इक्वल्स टू EM sin ओमेगा t माइनस बीटा z j कैप इन अ फ्री स्पेस द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है फ्री स्पेस में, हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर है? तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा यहाँ पे ना जो ये बीटा जेड दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली जो हम इक्वेशन पढ़ते हैं अपना ई में, उसमें हम इसको के जो बोलते हैं ना, ये वही है, ठीक है। बीटा जो के जेड जो हम पढ़ते हैं ये वही है, के जेड प्रोपोगेशन वेक्टर जो होता है, तो यहाँ पे इसको बीटा से डिनोट किया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो बी है ये मैग्नेटिक फील्ड वाला बी है, ये बीटा है, ठीक है। तो देख, हमको ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली में देखो ये रिलेशन होता है 1/c k कैप इंटू ई कैप, ठीक है। k कैप मतलब यूनिट वेक्टर इन k डायरेक्शन, या आप बोल सकते हो j डायरेक्शन। तो यहाँ, लेकिन यहाँ पे देखो हमारा जो ऑप्शन है ये ओमेगा के फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर? तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होता है, k इंटू सी होता है,
है ना। और ओमेगा इक्वल्स टू के इंटू सी, देन सी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। हाँ, ओमेगा इक्वल्स टू के इंटू सी होता है, तो सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है, ओमेगा बाय के, और 1/c इक्वल्स टू के बाय ओमेगा। तो ये जब हम इसको ओमेगा में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा के वेक्टर इंटू ई वेक्टर। क्लियर हुआ। अब देखिए कि यहाँ पे ये के कैप था और ये के वेक्टर है, तो के वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू के, मतलब के और के क्रॉस यूनिट वेक्टर के कैप। क्लियर है। तो ये हमारा ऑप्शन आ गया। यहाँ पे के का मतलब है ये बीटा, ठीक है, मैं इसको बीटा लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 1/के बीटा और ये ई। क्लियर है। देखो, अच्छा, और एक चीज़ याद रखना कि बीटा की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है। ये याद रखना कि जो बीटा है वो जेड डायरेक्शन के अलोंग है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जे डायरेक्शन में है। ये याद रखना। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पे वेक्टर के दोनों के डायरेक्शन भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो बीटा जेड डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड जे डायरेक्शन में है। अब देखो कि बीटा इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा के वेक्टर इंटू ई वेक्टर, और आप इसको बीटा बोल सकते हो। तो दैट इज 1/ओमेगा। बीटा का डायरेक्शन क्या है, बीटा किस डायरेक्शन में है, तो बीटा इंटू जेड कैप, और ई कितना हो गया, ई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इन जे डायरेक्शन। क्लियर। अब देखो ये पार्ट और ये टोटल पार्ट बाहर आ जाएगा क्योंकि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो ये हो जाएगा बीटा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस बी जेड डिवाइडेड बाई 1/ओमेगा, और अंदर क्या हो गया, जेड कैप क्रॉस जे कैप। तो क्या होता है, आई जे के होता है, मतलब आई जे के होता है ना, यानी के यानी कि जेड कैप, आई जे और जेड, तो जे इंटू जेड होता है तो क्या बोलते हैं, हम आई कैप बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जेड इंटू जेड इंटू जे कैप है, जेड इंटू जे कैप है, तो उल्टा है, तो हमें यहाँ पे माइनस आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, देखो, माइनस आई कैप, चाहे पीछे लिखो, बीटा ई एम साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड माइनस आई कैप इज यहाँ पे एक 1/ओमेगा। तो इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से लिखोगे तो ये हो जाएगा, देखो, माइनस बीटा ई एम 1/ओमेगा, क्लियर, साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड आई कैप। क्लियर। तो ये हमारी आ गई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन में हमारा माइनस आई कैप वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो ये बी एम साइन ओमेगा टी माइनस आई कैप, ठीक है, ये तो ठीक है। और देखो ये के कैप है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे एक म्यू आ रहा है, आई कैप माइनस आई कैप तो है पर यहाँ पे म्यू है तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ई एम, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे कॉस आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। कॉस में चेंज नहीं होगा, क्यों, मतलब साइन जो है वो साइन में ही रहेगा क्योंकि वहाँ पे तो कुछ ऐसा डेरिवेटिव वगैरह तो कुछ है नहीं, सिर्फ हमको क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है ना। ये क्वेश्चन देखो आप, देखो, एक a charge q is placed at the center of a cube having a side a, ठीक है, the electric flux through any face of the cube is, एक क्यूब है, उसमें हमने क्या करा है, क्यू चार्ज प्लेस्ड करा है, कहाँ करा है, सेंटर ऑफ द क्यूब,
क्यूब के सेंटर में। और हमको क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी भी एक मतलब साइड, एनी कोई फेस ऑफ द क्यूब से। जैसे कि देखो ये हम कह रहा है एक क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब हमें कोई भी एक, इसका साइड ए है सारा, मतलब ए सब ए है, तो अब हमें कोई भी एक फेस, मान लो कि मैं ये वाला फेस ले रही हूँ जो ये फ्रंट फेस है, या फिर मान लो मैं ये वाला फेस एक ले रही हूँ, तो इस फेस से कितना फ्लक्स जो है वो मतलब निकलेगा या कितना फ्लक्स पास करेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो जो जो मतलब गाउस लॉ में हमने पढ़ा था कि दो चीज़ जो है ना वो किसी भी फ्लक्स के लिए दो, एक तो क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होना चाहिए। कभी भी अगर हम कोई चार्ज रखते हैं और वहाँ पे हमें फ्लक्स निकालना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो यहाँ पे ये क्यूब जो है ये क्लोज्ड है, तो यानी कि गॉसियन सरफेस वाला तो बात मतलब हो गया कि हाँ क्लोज सरफेस है हमारे पास। सेकेंड, वहाँ पे उन्होंने बोला कि गॉस लॉ में कि जो फ्लक्स जो आउट गोइंग जो फ्लक्स है वो कभी इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि क्या शेप है क्या साइज़ है, जो गॉसियन सरफेस है उसके शेप और साइज़ के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो गॉसियन सरफेस कितना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो एनक्लोज्ड करता है। एनक्लोज्ड का मतलब वो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज को अपने अंदर रखा हुआ है। वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि वो स्क्वायर है कि कोन है कि सिलेंडर है कि स्फेयर है, नहीं, वो सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस स्क्वायर के अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, तो फ्लक्स जो निकलेगा वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। ये चीज़, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो फ्लक्स थ्रू अ क्यूब, मतलब टोटल जो पूरा जो क्यूब है उसके थ्रू कितना फ्लक्स पास करेगा, तो दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नाउ 6 सरफेस ठीक है, फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्यूब, ये इतना है। अब एक क्यूब में कितना सरफेस होता है, टोटल कितना यहाँ पे सरफेस है, 1 2 3, मतलब ये 1, ठीक है, ये 2, ये 3 और ये 4, ना इधर 5 और इधर 6, तो टोटल 6 सरफेस यहाँ पे देखो फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल 6 surface is q upon epsilon naught. Now, so flux passing through one surface, तो ये कितना हो जाएगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। जैसे 6 से q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रहा था तो 1 से कितना हो जाएगा, q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये है कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स जो है वो पास करेगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझ में आया कि पूरे क्यूब से कितना पास कर रहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने निकाल लिया। अब एक क्यूब में जो कि टोटल 6 सरफेस होते हैं, तो टोटल 6 सरफेस से कितना, टोटल 6 सरफेस का मतलब कि क्यूब, ठीक है, तो टोटल 6 सरफेस से कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और 1 से हमको निकालना है तो बस 6 से हम क्या करेंगे, उस चीज़ को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ना कि 5 रुपये में 10 आम मिलता है, ठीक है, तो 1 रुपये में कितना मिलेगा, तो 10/5 होगा ना, इसी तरह से है ये। ठीक है, ये समझ में आ गया। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो आप याद रखना कि गॉसियन मतलब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स जो है वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उस ज्योमेट्री के अंदर चार्ज कितना इनक्लोज है।
बस इसी से कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी ना ये स्फीयर के लिए, कोन के लिए, कि जैसे ये कोन है तो इसके यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, तो इस चीज़ से क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो मेरा ये मैंने जो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया, ये चीज़ आप माइंड में रखोगे, दोनों कॉन्सेप्ट कि चार्ज हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए और चार्ज मतलब चार्ज जो है वो हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस में होना चाहिए, और चार्ज ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखोगे तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। ओके, ना देखो, द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हमको दी हुई है, हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास डेल्टा वी गिवन है, दैट इज 10 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, हमें डेल्टा एक्स निकालना है। अनसर्टेनिटी इन हमको पोजीशन निकालना है। क्लियर है? तो देखो, अब हमारे पास या तो अनसर्टेनिटी जो होती है वो एनर्जी और टाइम में होता है, या फिर पोजीशन एंड मोमेंटम में होता है। तो हमारे पास पोजीशन और वेलोसिटी का तो कोई अनसर्टेनिटी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम की अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला है। तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे कि डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। ये है ना हमारा अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला। तो हम पी एक्स को लिख सकते हैं ना कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इस पी एक्स को लिख सकते हैं एम इंटू वी एक्स, मतलब वी का एक्स कंपोनेंट हम ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम एक्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच कट बाई 2। हमको डेल्टा एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अच्छा देखो, यहाँ पे जो कि हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ग्रेटर वाले पार्ट को और इक्वल टू पार्ट वाले को हटा देंगे। हम एक काम करेंगे, इसको हम बाद में लिखेंगे, जब ऑप्शन आए मतलब आंसर आएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। अभी हम इक्वल्स टू को लेकर के कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू एच कट बाई 2 एम डेल वी। क्लियर? अब सबकी वैल्यू को रखो, तो एच कट की वैल्यू कितनी होती है 1.05 इंटू 10⁻34। क्लियर? डिवाइडेड बाई 2 इंटू मास है, तो हम यहाँ पे किस चीज़ का मास लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी हमको कितनी दी हुई है 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? अब इसको आप कैलकुलेट करो, तो सबसे पहले हम देखो ये 31 है और ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस करो तो चाहे इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे ये 34 है और ये 31, तो ये कितना हो जाएगा -3 और ये -7, तो हो जाएगा -10। क्लियर? अब इसको देखो कैलकुलेट करो, तो ये 1.5 हो गया, ये कितना हो गया 6, और ये तो ये हो जाएगा 54.6 इंटू 10⁻10। अब इसको हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे। तो डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे एक और जीरो हमारे पास बढ़ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 155,460 इंटू 10⁻10। अब देखो, अगर हम डेसिमल ले लेते हैं, मतलब डेसिमल इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये पॉइंट हुआ तो एक जीरो बढ़ा, लेकिन फिर भी ये इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एक और जीरो लेंगे, तो ये ज़ीरो हो गया, और ये 5 2 जा 10, तो 2 टाइम्स में तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि देखो
2 टाइम्स में करोगे तो 6 टू 12 1, 8 और ये 9 और 10, तो 1092 हो रहा है, तो नहीं, तो 1 टाइम में ही जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद 1 टाइम में करोगे तो 10500/5460, तो ये कितना हो जाएगा, 4 9 9 नहीं 0, और ये 10 - 5 5, ये 0 करो तो ये आपका, तो ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। डेसिमल के 2 टाइम्स तक ही चाहिए, मतलब पॉइंट के बाद 2 हमको डेसिमल चाहिए, तो इतना काफ़ी। तो ये हो जाएगा 0.019 इंटू 10⁻⁻10, ये मीटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 0.019 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू कितना होता है, 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। सॉरी मैं गलत कर रही हूँ, 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये एमस्ट्रॉन्ग हो गया, ये मैंने उल्टा लिख दिया था। अब देखो कि इसको अगर हम अप्रॉक्स लेते हैं, अगर हम यहाँ पे 9 है तो इसको हम अप्रॉक्स लेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 एमस्ट्रॉन्ग, ये आ गया हमारा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यहाँ पे मैंने बोला था कि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू को हम देखेंगे, अगर हम इसको करते तो ये डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2m डेल्टा v, ठीक है। v मतलब वेलोसिटी वाला v। तो यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.02 एमस्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो अगर हम इक्वल्स टू की बात करते हैं तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होता है, ठीक है, कि जब हम बोलते हैं कि डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू दिस, लेकिन हमारा यहाँ पे जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो हम बोलते हैं कि दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2, यानी यहाँ पे डेल्टा एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/2m इंटू डेल्टा वी, क्लियर। तो जब हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात करेंगे तो हमको ऐसा कोई वैल्यू लेना पड़ेगा जो 2 या 2 से ज़्यादा में आए। अगर हम 2 ले लेंगे तो वो 2 तो है, मतलब 0.02 तो है, पर 0.20 से बड़ा नहीं है। तो इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से सी होना चाहिए, ठीक है, कि इसका जो ऑप्शन है वो सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात कर रहे हैं, तो हम 0.02 से हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए। तो या तो 0.2 के, तो हम अगर ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं, मतलब 0.4 ले लेते हैं, 0.5 और 0.6 तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसलिए हम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। आंसर बुक में क्या दिया है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि उसका आंसर की मैंने देखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। अब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो ग्रेटर वाली वैल्यू तो नहीं आ पाएगी इसमें, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन, मतलब ये करेक्ट आंसर ये है, क्लियर। अब इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कोई चीज़ है तो आप मुझे उसको कमेंट में बता सकते हो, तो फिर मैं इसको इम्प्रूव कर लूँगी। पर मेरे ख्याल से, या फिर आंसर की में क्या आंसर है वो भी आप मुझे बता सकते हो, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन सी होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जब हम ग्रेटर की बात करेंगे तो ये 0.02 एमस्ट्रॉन्ग की हम बात ले रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखो, तो ये आप मुझे बता देना, ये मैंने यहाँ पे ग्रेटर इक्वल्स टू ये आंसर लिख दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है उसमें बता रहा है, पर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, तो इससे ग्रेटर, तो फिर 2 में तो इससे ग्रेटर नहीं आ रहा है ना, इसलिए मैंने वो लिया है, ठीक है ना। आप देखो क्वेश्चन नंबर 48, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर फंक्शन के द वैलिडिटी कंडीशन फॉर WKB अप्रॉक्सीमेशन इज गिवन बाय। हमको क्या करना है
कि डब्ल्यू के भी जो अप्रोक्सीमेशन है उसका किस में निकालना है, वेव टर्म्स में निकालना है। क्लियर? तो देखो जो डब्ल्यू के भी मेथड होता है ना, डब्ल्यू के भी मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये एक, मतलब आप सोच लो कि सेमी क्लासिकल मेथड है। ठीक है, सेमी क्लासिकल मेथड है। और ये वैलिड कब होता है, ये कब वैलिड होता है? मेथड इज वैलिड व्हेन द रेट ऑफ चेंज of the de Broglie wavelength is small। क्लियर? ठीक है, जो डब्ल्यू के भी मेथड है वो तभी वैलिड होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो क्या है, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको डेल लैम्डा बाय डेल एक्स इज लेस देन 1। क्लियर? ये हमारा कंडीशन होता है डब्ल्यू के वी मेथड को वैलिड होने के लिए। लेकिन अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो वैलिडेशन है ये इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वेव नंबर में। तो आपको पता है कि k इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन लेमडा। ठीक है, तो लेमडा इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 पाई बाई के। डी लेमडा बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 पाई बाई के स्क्वायर डी के। हुआ ना? ठीक है, यहाँ पे एक डी के बाई डी एक्स हो जाएगा क्योंकि डी एक्स के फॉर्म में है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको बस हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा डी लेमडा बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 पाई। तो जो कि हम यहाँ मॉड वैल्यू ले रहे हैं तो हम माइनस को एलिमिनेट कर देंगे और ये हो जाएगा के स्क्वायर डी के बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1। अब देखो यहाँ पे भी हम इसको छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेव फॉर्म में आ गया। लेकिन ऑप्शन में हमारा ये 2 पाई यहाँ पे दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन के स्क्वायर डी के बाई डी एक्स इज लेस देन 1 अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो हो गया, हमारा आ गया ऑप्शन। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो देखो 1 अपॉन के स्क्वायर डी एक्स बाई डी एक्स इज एच कट बाई 2। नहीं, एच कट तो कोई आया ही नहीं, वैल्यू है। के ग्रेटर देन है, नहीं ये नहीं होगा। यहाँ पे इक्वल है, नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 अपॉन, ये हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कुछ नहीं करना है, बस इसको, ये आपको पता, ये तो हमने पढ़ा होगा ना, जब आपने डब्ल्यू के भी मेथड पढ़ा होगा तो वहाँ पे सबसे पहले यही कंडीशन बताते हैं कि जो वेवलेंथ का वेरिएशन है, ठीक है, पोटेंशियल के साथ, जो पोटेंशियल में जो वेवलेंथ का वेरिएशन है एक्स के साथ, ये मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के साथ, तो वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए डब्ल्यू के बी मेथड को। और इसी में हम क्लासिकल टर्निंग पॉइंट, और ये तो इसीलिए हम इसको सेमी क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ से आप क्लासिकल वैल्यू की तरफ भी आप जाते हो, है ना। तो इसीलिए ये डब्ल्यू के बी मेथड का कंडीशन ही ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेमडा मतलब वेवलेंथ शुड बी लेस देन 1। तो यहाँ से मैंने वेव नंबर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? ना ये क्वेश्चन देखो 49। इफ यहाँ पे 2 स्टेट दिया हुआ है, दिस एंड दिस डिनोट द नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर। ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और ये दोनों स्टेट किसके, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो कि नॉर्मलाइज्ड है। मैंने पहले बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। कोई भी वेव फंक्शन हो, चाहे वो स्क्वायर पोटेंशियल का हो या आपका हार्मोनिक ऑसिलेटर का हो या कोई भी चीज़ का हो, तो उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि वो क्या है, नॉर्मलाइज्ड है। तो हमें आगे मतलब नॉर्मलाइजेशन के लिए टेंशन नहीं लेना है। द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इन द स्टेट, मतलब ये हमें एक स्टेट दिया हुआ है और इस स्टेट में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या होगी ये हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो शाई की वैल्यू हमको कितना दिया, 1/√2
+1 ये हमारा 2 स्टेट दिया हुआ है और हमें क्या निकालना, हमें डेल्टा पी निकालना है। तो अनसर्टेनिटी हम इसमें कैसे निकालते हैं, इसमें हम बोलते हैं कि डेल पी एक्स का स्क्वायर और ये पी एक्स का, ठीक है, ये हमारा अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला होता है। और ठीक है, और आपने पढ़ा होगा कि जो पी एक्स की वैल्यू होती है, जो पी एक्स ऑपरेटर होता है उसकी जो वैल्यू होती है -i m h(ओमेगा/2), ओके, ए कैप माइनस ए कैप डैगर, ठीक है। ये आपने पढ़ा, ये राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर वाला कॉन्सेप्ट आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर में पढ़ा होगा, तो ये वहां से ही ये चीज आता है। अब एक चीज देखो कि आपको पता है कि ऑलवेज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स इज 0, ठीक है। ये पी एक्स हो, पी वाई हो, वॉट एवर, तो उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्लियर? पी एक्स का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो 0 होता है। जैसे अगर हम पोजीशन में भी लेते हैं तो एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 होता है, लेकिन पी स्क्वायर एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू नॉट 0 होता है। पी एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0, अगर आपको यकीन नहीं तो आप कैलकुलेट करके भी देख लेना, इसका वैल्यू हमेशा 0 आता है, ठीक है। पोजीशन का भी आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लोगे तो वो भी हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ये आपको दिख रहा है ना, हाँ। और लेकिन पी स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स, फिर एक्स क्यूब का 0 आता है, एक्स का पावर 4 का, मतलब ऑड का 0 आता है, इवन का नॉन 0 आता है। तो यहाँ पे देखो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर लेना है और यहाँ पे पी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेना है, तो दिस टर्म इज 0, ठीक है। पी एक्स का वैल्यू 0 होता है तो हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का स्क्वायर करना था, तो ये तो 0 हो गया, तो हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेट करने के बाद अल्टीमेटली फिर 0 ही आना है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये निकालना पड़ेगा, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, पी स्क्वायर एक्स का एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ठीक है। तो चलिए काम पे लगते हैं क्योंकि थोड़ा लेंदी रहता है ना। आप देखो यहाँ पे राइजिंग ऑपरेटर है, लोअरिंग ऑपरेटर है, तो सारी चीज़ों को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमें बस लेकिन यही कैलकुलेट करना है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये तो 0 हो गया तो उसके तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो तो पी एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, आई कैप रूट ओवर m(h(ओमेगा/2) ए कैप डैगर। इसमें देखो ए की जो वैल्यू होती है, अगर वो n के ऊपर ऑपरेट करता है तो ये देता है हमें √n(n-1), और ए कैप डैगर ये अगर ऑपरेट करता है, इसको हम राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर बोलते हैं। ये राइजिंग है, ये लोअरिंग है। क्यों लोअरिंग है, क्योंकि ये n को क्या कर रहा है, n-1 में रिड्यूस कर रहा है। मतलब ये वो स्टेप वाला आपने ग्रिफिथ के बुक पे देखा होगा ना कि बिल्ली ऊपर चढ़ रही है, बिल्ली नीचे आ रही है, तो वही है ये, ठीक है। ग्रिफिथ की आप बुक देखोगे तो उसमें एक ऐसा लैडर वाला एक फोटो बना रहता है, तो उसमें बिल्ली ऊपर चढ़ती है, नीचे आती है, वो कैट, तो यही वो है, ठीक है, राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर। मतलब इससे हम एक सीढ़ी ऊपर जाते हैं, इससे हम एक सीढ़ी नीचे आते हैं, इसीलिए। तो इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। अब देखो पी स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और आई का स्क्वायर -1, तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m(h(ओमेगा/2). क्लियर? इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a + a-b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होगा। अच्छा, एक चीज इसमें आप देखो कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ये ए कैप और ये ए कैप डैगर, मतलब लोअरिंग ऑपरेटर और इनटू राइजिंग ऑपरेटर एंड राइजिंग ऑपरेटर इनटू लोअरिंग ऑपरेटर, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको 2 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों, जैसे हम वहां पे बोलते थे ना कि 2ab, तो ये 2ab कैसे आता था, a -ab, तो हम बोल देते थे 2ab। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जब इक्वल नहीं है तो हम इन दोनों को सम नहीं कर सकते हैं। क्लियर?
अगर हम मान लो कोई हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास मान लो कि कोई एक हमको स्टेट दिया हुआ है, तो अगर हम पहले उस पर राइजिंग ऑपरेटर ऑपरेट करें फिर लोअर ऑपरेटर ऑपरेट करें, तो उसकी वैल्यू पहले लोअरिंग ऑपरेटर ऑपरेट करे फिर राइजिंग ऑपरेटर, उन दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसलिए हमने इसको अलग अलग लिखा है। क्लियर। अब हम क्या करेंगे कि पी स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें पी एक्स स्क्वायर एक्स निकालनी होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, शाई पी एक्स स्क्वायर डेल साई, ये होता है ना। तो हम सबसे पहले पी शाई की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट पार्ट है, तो इसको हमने पहले लिख लिया, ठीक है। उसके बाद पी स्क्वायर, ठीक है, शाई, तो शाई में हमारे पास, सॉरी हमने पी स्क्वायर की वैल्यू लिखी तभी तो आया ना। शाई की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1/√2 जी, ये हमको दी हुई है यहाँ, सॉरी, पी स्क्वायर एक्स शाई इज इक्वल्स टू -m(h)(ω/2), ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए डेल स्क्वायर माइनस ए डेगर माइनस ए डेगर ए कैप, और यहाँ पे ये फिर हम इसको शाई की वैल्यू लेंगे, तो शाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2 1 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं ताकि हमें आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए कैप डगर को ऑपरेट करेंगे, ये 1/2 को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पे। तो ए कैप को हम ऑपरेट करेंगे किस पे, 0 और ये 1 पे। तो ये देखो एक बार मैं इसको इसके ऊपर ऑपरेट करूंगी, तो मैंने क्या बताया कि अगर ये n के ऊपर ऑपरेट होगा तो ये कितना आ जाएगा, √n n-1। तो एक बार मैं 0 पे ऑपरेट करूंगी तो 0 0 -1 यानी -1, दोबारा करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। यहाँ पे देखो एक बार इसको ऑपरेट करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 √1 और 0, दोबारा हम ऑपरेट करेंगे तो 0 और फिर 0 -1, तो ये भी हमारा 0 आ गया। क्लियर। तो यानी ये वैल्यू हमें कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। अब हम राइजिंग ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखो एक बार जब मैं इस पे ऑपरेट करूंगी तो क्या बोलेगा, n+1 n+1, तो यानी कि √1 1+1, ठीक है, मतलब कि √1 0 है ना, तो 1, तो यानी कि √1, तो एक बार ये दे देगा हमको √1 और फिर 1 ही देगा ना, n+1 है तो 0 + 1 1 देगा। फिर हम उस पर ऑपरेट करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो 2 बार ऑपरेट करना है, तो फिर वो कितना दे देगा हमको, √2 और ये 2। यहाँ पे देखो क्या देगा, एक बार करेंगे तो 2 आएगा, फिर एक बार करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि √2 √3 और ये 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो एक चीज मैं बताती हूँ आपको कि जब भी इस तरीके का ऑपरेशन होता है कि ए कैप डगर प्लस ए कैप डगर, ये जब ऑपरेट करता है किसी n पे तो ये वैल्यू देता है 2n + 1 n, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये चीज प्लस ही है ना, ये चीज प्लस ही है ना, तो ये देखो ए कैप डगर प्लस ए कैप डगर ए, ये अगर ऑपरेट करता है आपका किस पे, ये किस पे ऑपरेट करता है, 0 + 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा, ए कैप डगर प्लस ए डगर ए कैप, ये अगर 0 पे ऑपरेट करेगा प्लस ये 1 पे ऑपरेट करेगा, तो 0 पे ऑपरेट करेगा तो देखो मैंने बोला कि 2n + 1 देता है, तो 2n, तो n की जगह पे मैं 0 रख दूं तो सिर्फ 1 आया, तो ये हो जाएगा 1 और ये 0 प्लस ये 1 है तो 2 की जगह पे 1, तो यानी कि 2 × 1 प्लस, मतलब यहाँ पे 1 रखो तो 2 + 1 3 और ये 1।
अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज को हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, पी एक्स स्क्वायर शाई इज इक्वल्स टू माइनस एम एच कट ओमेगा बाई 2। ये कितना यहाँ पे, तो जीरो आ गया, जीरो आ गया। ये कितना आ रहा है, √1 √2 2 प्लस √2 √3 3, और ये कितना आ गया 1 0 प्लस 3 1। इधर स्पेस है क्या, नहीं है। एक सेकेंड आप रुको, एक सेकेंड मैं पेज ले लूँ। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है शाई पी स्क्वायर एक्स शाई। तो ये चीज़ की वैल्यू तो हमारे पास हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है। तो ये शाई कितना हो जाएगा, 1/√2 प्लस 1 पी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, माइनस एच कट ओमेगा बाई 2। जीरो को मैं हटा देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका √1 √2 2 √2 √3 3 प्लस 1 0 प्लस 3 1। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 1 और 0 है, यहाँ पे ये यहाँ पे 2 है 3 है, तो ये दोनों का तो इधर कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 0 हो जाएगा दोनों। क्यों, क्योंकि इधर सिर्फ 1 और 0 स्टेट है, मतलब ग्राउंड एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और इधर ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इस साइड में थर्ड एक्साइटेड स्टेट नहीं है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है ना कि 1 1 ये 1 देता है, और ये 2 1 ये 0 देता है, ये आपको पता है ना, अपने क्वांटम में पढ़ा होगा। ठीक है, तो यानी कि सेम स्टेट के लिए 1 आता है, अगर डिफरेंट स्टेट है तो 0 आ जाता है। तो 1 और 2 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 3 के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 2 के लिए 0 हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि सेम स्टेट के लिए 1 आता है, डिफरेंट स्टेट के लिए 0, तो ये दोनों वैल्यू तो 0 हो जाएगी। अच्छा, यहाँ भी एक √2 है, यहाँ पे याद रख, मतलब यहाँ भी एक √2 है। ठीक है, ये √2 यहाँ पे है ना, इसका वैल्यू। और ये देखो, ये 1 है, ये 0 के साथ 0 देगा, लेकिन ये 1 इसके साथ 3 दे देगा। ठीक है, तो ये √2 इसको मैं लिख देती हूँ माइनस HM ओमेगा। अच्छा, यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा, ये चीज़ आप याद रखना, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, ये √2 तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये हुआ। अब देखो 1 इसके साथ तो 0 दे रहा है, लेकिन इसके साथ कितना दे देगा, -3। ठीक है, और 0 इसके साथ 1 दे देगा, इसके साथ ये 0 दे देगा, तो ये कितना हो जाएगा, -m h कट ओमेगा बाई 4 इंटू -4। तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये 4 से हमारा 4 कैंसिल हो गया, तो यानी कितना आ रहा है, m h कट ओमेगा। तो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो ये √, पी एक्स स्क्वायर एक्स का कंपोनेंट, क्योंकि उसका तो 0, मतलब इसके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अब पी एक्स तो 0 हो गई, इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना है, m h कट ओमेगा अपॉन √। तो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, √m h कट ओमेगा। ये क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर है। ये समझ में आया ना आपको। तो देखते हैं कि हमारा ऑप्शन पहले कौन सा करेक्ट है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा ऑप्शन इसमें से कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है, बस आपको ये फॉर्मूलाज तो आपको पता होना चाहिए। ये तो राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर, ये तो आपने मतलब क्वांटम में पढ़ा होगा जब आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बस। और पी एक्स का वैल्यू, एक्स का कंपोनेंट x³ हो गया, यानी ऑड का 0 आता है, इवन का मतलब सम नॉन जीरो वैल्यूज आता है।
क्लियर। तो यहाँ पे मैंने पी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे, और मैंने सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख भी दी है। और ये चीज़ जो है ना, मैं यहाँ पे एक बार आपको करके दिखा देती हूँ। देखो ये कैसे किया। देखो ए डैगर है, ये जब 0 पे ऑपरेट करेगा तो ये कितना देगा, 0 है। मैंने क्या बोला कि ये वैल्यू अगर n पे ऑपरेट करता है तो ये देता है n+1 n+1, तो √n+1 यानी कि 0+1 कितना हो गया 1, और ये दे देगा आपको 1। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे √1 1 पे, तो ये कितना हो जाएगा √1 ए कैप डैगर √1, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, और ये 1 है तो n+1 यानी कि 1+1 तो √2, और यहाँ पे ये 2। तो बस इसी तरह से इस चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है, और 1 पे ऑपरेट करेगा तो ये वैल्यू आ गई है। तो आप इस पर कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छा, इसका भी मैं बता देती हूँ। देखो ये 2 है, ये 0 पे ऑपरेट करेगा, तो 0 पे ऑपरेट करेगा तो कितना वैल्यू दे देगा √0 और n-1 यानी कि -1। तो क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर में माइनस में कोई, मतलब ग्राउंड स्टेट से नीचे कोई स्टेट होता है? जब हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सबसे जो मिनिमम एनर्जी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, n+1 h⁻ω। ठीक है, इसमें मिनिमम वैल्यू n=0 के लिए आता है। n की वैल्यू -1 कभी नहीं होती। तो क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर में -1 करके कोई स्टेट है? क्योंकि ये तो स्टेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये ग्राउंड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या हार्मोनिक ऑसिलेटर में कोई -1 -2 ऐसा कोई स्टेट है? नहीं है। तो इसीलिए ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट? और इसका मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि ये कैसे मैंने लिया, क्योंकि स्क्वायर है तो हमको 2 बार ऑपरेट करना पड़ेगा, है ना। एक बार 0 पे एक बार किया, फिर दोबारा किया, इसीलिए। और इसकी वैल्यू n+1 आती है। ठीक है, ये आप इसको भी आप मतलब चाहो तो आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। पहले जैसे देखो इसके साथ ये जाएगा n के साथ, तो पहले लोअरिंग ऑपरेटर, जैसे देखो अगर ये पहले ए कैप डैगर n है तो ये कितना दे देगा, देखो कि पहले राइजिंग इस पे काम करेगा, तो राइजिंग काम करेगा तो ये कितना हो जाएगा n+1 √n+1। अब इस पे लोअरिंग काम करेगा, तो लोअरिंग काम करेगा तो ये n+1 रूट तो बाहर ले लिया हमने, और इसका कितना आता है √n, और ये n-1 कर देगा तो ये n आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर इसके साथ भी करेंगे, फिर उनको ऐड करते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ये हमारा 2n+1, मतलब इसका जो डेरिवेटिव है ना वो क्वांटम में आपने किया होगा, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला ये निकल के आता है। ये चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, ये वाली चीज़ को, और इसको भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, बस। और इसके बाद दोनों साइड लगा करके, अच्छा ये चीज़ आप हमेशा याद रखना, क्वांटम में भी आपने पढ़ा होगा कि सेम स्टेट के लिए 1 और डिफरेंट स्टेट के लिए, जैसे 2 1 हो गया या 0 और 2 हो गया, डिफरेंट स्टेट के लिए ये 0 आता है। क्लियर? ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखो कि द क्वेश्चन नंबर 50 है ये। The classical gas of a molecule each of mass m is in thermal equilibrium at temperature T. If the velocity component of the molecule along the Cartesian axis are given by Vx, Vy, Vz, the mean value of Vx plus Vy. तो मीन वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, Vx प्लस Vy का स्क्वायर का। तो इसका स्क्वायर करो तो ये कहता है Vx स्क्वायर Vy स्क्वायर प्लस Vx Vy प्लस Vy Vx। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा होगा कि मीन वैल्यू ऑफ Vx इज 0। आपने उसमें पढ़ा होगा, ये क्या बोलते हैं उसको, थर्मोडायनेमिक्स में, कि Vx की मीन वैल्यू 0 होगी। कोई भी अगर एक सिंगल है तो उसकी 0 होती है, मतलब Vx Vy Vz इसकी मीन वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि दिस पार्ट इज 0, दिस पार्ट इज 0, एंड मीन वैल्यू ऑफ V स्क्वायर इज ½ kT।
मीन वैल्यू नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर इज कितना होता है, हाफ के टी। ये पढ़ा ना आपने कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो जितना हाफ कंपोनेंट होता है वो कितना देता है, के टी। टोटल एनर्जी के टी होता है, ये पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो मैं इतना बता देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ के टी। क्लियर। देखो मैं पे लिख देती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी, मीन काइनेटिक एनर्जी लिख लो आप। मीन काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, एसोसिएटेड विथ ईच ट्रांसलेशनल, आप बोल लो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के बी टी। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ के बी टी। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, वेलोसिटी v स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, के बी टी बाई एम। क्लियर, के बी टी बाई एम हुआ। अब इसको देखो तो यहाँ पे वी एक्स का वैल्यू कितना होगा, के बी टी बाई एम, और वी वाई स्क्वायर का वैल्यू भी के बी टी बाई एम होगा। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, टू के बी टी बाई एम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इक्वल्स टू टू के बी टी बाई एम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, डी ऑप्शन करेक्ट है कि टू के बी टी बाई एम। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, मतलब इतना कोई टफ नहीं है। लेकिन आप ये याद रखना कि मीन वैल्यू ऑफ सिंगल इसका 0 होता है। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ईच के लिए हाफ के बी टी होता है। The isothermal compressibility K of an ideal gas at a temperature T and volume V is given by, तो compressibility का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, K is equals to 1/V del V by del P at constant T। ये होता है ना हमारा compressibility, यही होता है। तो कौन सा वैल्यू करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 तक हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी करेंगे। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाने के बाद मैं पार्टिकल फिजिक्स में सोच रही हूँ कि करा दूँ एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन तो मस्ट है। ठीक है, तो उसको ये पेपर सॉल्यूशन हो जाने के बाद, और पेपर सॉल्यूशन को अगर आप मतलब आपका रिवीजन उतना अच्छा नहीं है, अगर आप उतने अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इन सारे जो मैंने एमपी सेट के जितने भी क्वेश्चंस को मैंने कराया, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चंस कराए हैं, अगर 150 क्वेश्चंस हैं तो सिर्फ न्यूमेरिकल एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर छोड़ करके मैंने एक एक क्वेश्चन कराया। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो आप पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करो, मतलब क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ, मैं उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बता रही हूँ, या वहाँ से इस तरीके का क्वेश्चन आया तो बाकी कैसे आ सकता है, इस सारी चीज़ें के साथ। तो इसमें क्या ना कि आपका पूरा सब्जेक्ट का एक बार फिर से रिविजन हो रहा है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर फॉलो करो। और इसके बाद मैं पार्टिकल फिजिक्स कराऊंगी, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन मस्ट है। क्लियर, अल्फ़ा बीटा वाला मैंने जो कराया है वहाँ उसको भी आप अच्छे से देखो, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन वो अल्फ़ा की काइनेटिक एनर्जी निकालने वाला, यहाँ से एक क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कि पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। क्लियर है, ओके, थैंक यू।